हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल। तो रॉबर्ट ए डॉल जो है काफ़ी मशहूर अमेरिकन मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए और उसके बारे में डिटेल दी है। तो इस वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि उनके हिसाब से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है और इसके क्या-क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ए डॉल वाज अ फेमस अमेरिकन मॉडर्न थिंकर who has explained the characteristics of political system in his book Modern Political Analysis। वो एक फेमस अमेरिकन मॉडर्न थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनकी बुक का नाम था मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल। रॉबर्ट ए डॉल के हिसाब से कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम के वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है अनइवन कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल रिसोर्सेज। जितने भी पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अनइवन कंट्रोल रहता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल देयर इज अनइवन कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल रिसोर्सेज इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक जो कंट्रोल रहता है पॉलिटिकल रिसोर्सेज के ऊपर वो अनइवन रहता है। सबको वही सेम एक्सेस नहीं रहता पॉलिटिकल रिसोर्सेज का जो कि होना चाहिए। समझ गए बात। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल अ पॉलिटिकल रिसोर्स is a means by which one person can influence the behavior of other person। तो उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल रिसोर्स क्या है, एक मीन्स है, एक जरिया है, एक तरीका है जिससे एक इंसान दूसरे पर्सन के बिहेवियर को असर डाल सकता है। ठीक है। इन पॉलिटिकल रिसोर्सेज वी कैन इंक्लूड मनी, इंफॉर्मेशन, फूड, थ्रेट टू यूज पावर, जॉब्स, फ्रेंडशिप्स, राइट टू वोट, राइट टू enact लॉज एटसेट्रा। तो उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, खाना पीना आ जाता है और थ्रेट टू यूज पावर कि जोर जबरदस्ती कोर्सिव पावर का इस्तेमाल करना आ जाता है। राइट टू एनेक्ट के आप उस जो लॉज बने हुए हैं उनको एनेक्ट कर पाए। राइट टू वोट आ जाता है, फ्रेंडशिप्स आ जाती हैं, ये सारी चीजें, कानून आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि पॉलिटिकल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। और उनका मानना था कि ये जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रूलिंग क्लास है वो ये सारे काम कर पा रही है और जो रूल्ड क्लास है, जो नीचे वाले लोग हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल द डॉल या डॉल, ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो जाता है कई बार। फोर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल रिसोर्सेज के फोर फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज है वो अनइवनली जो है फैले हुए हैं कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज है बाकियों के पास नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एफिशिएंसी इन वर्क एंड दिस एफिशिएंसी enables एक्सेस टू पॉलिटिकल रिसोर्स। अगर कोई इंसान एफिशिएंट है काम करने में और वो काफी चुस्त चालाक है, चंट है, तो उसके पास ये रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो आपको पता ही है सारे के सारे पॉलिटिशियंस चंट चालाक ही होते हैं, बी इट एनी पार्टी। बी पॉइंट आ जाता है बेसिक डिफरेंसेस फ्रॉम बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम पीपल फेल एंड सम पीपल हैव एक्सेस टू पॉलिटिकल रिसोर्सेज। दूसरा, जैसे कि हमारे जो है पॉलिटिशियंस कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद मतलब कि कुछ लोग बाय बर्थ ही उस पॉलिटिकल फैमिली या हाई फाई मिनिस्टर के घर पैदा हो जाते हैं और उनका जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल रहता है वो ज्यादा रहता है बनिस्बत वो लोग जो बहुत गरीब फैमिली में होते हैं उनके पास जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं या जो वो रिसोर्सेज जो पॉलिटिकल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट है वो कम होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कुछ लोग मिनिस्टर या फिर पॉलिटिशियंस के घर में ही पैदा हो जाते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और बाकियों के पास कम होते हैं। बाय बर्थ ही ये डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा मानना था उनका। डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड सोशल हेरिटेज, हमारी फिजिकल हेरिटेज और सोशल हेरिटेज, इसकी वजह से भी जो इनमें जो डिफरेंसेस हैं जो क्लासेस के बीच में, उनकी वजह से भी जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं उसमें डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंसेस इन द कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव एंड डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, तो ये भी एक फर्क है। अगर किसी इंसान की कैपेसिटी कम है, अगर वो अच्छे फैमिली में पैदा हो जाता है पॉलिटिशियन फैमिली में, फिर भी कैपेसिटी कम है तो वो क्या पता आगे बढ़ के अच्छा काम ना कर पाए, पॉलिटिक्स में दोबारा ना आ पाए। मगर दूसरे वो लोग जिनकी कैपेसिटी काम करने की ज्यादा है वो गरीब फैमिली में रह के भी आगे लीडरशिप्स में जा सकते हैं। एंड एक और है कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव,
एंड डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके फॉलोअर्स से डिफरेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और आपके फॉलोअर्स के अलग हैं, तो मे बी आप इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल ना कर पाओ, आपके हाथ में इतनी ज्यादा पावर ना आ पाए। ठीक है, तो इसमें वही है कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव। अगर आप में कैपेसिटी है काम करने की और इनिशिएटिव लेने की, तो आपके पास रिसोर्सेज जो है पॉलिटिकल रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर नहीं है तो नहीं आ पाएंगे। तो सेकंड आ जाता है पॉइंट इसमें, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन each political system, there is a general tendency of every person to gain an effective influence on administration and decision making process of the government to fulfill his own interest and also those of his colleagues. Simple words में क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ये हमेशा चाहते रहते हैं कि हर एक पर्सन चाहता रहता है कि उसका इन्फ्लुएंस रहे, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहे, और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का उसको वो असर डाल सके। जैसे हर एक इंसान चाहता है कि यार सरकार पेट्रोल के रेट बढ़ाई जा रही है, मैं क्या करूं कि सरकार तक ये आवाज पहुंच जाए कि भाई पेट्रोल के रेट कम करो, डीजल के रेट कम करो और ये महंगाई को कंट्रोल करो। तो हर एक इंसान इसमें पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस गेन करता है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को असर डाल पाता है। क्योंकि अगर एक एक इंसान इकट्ठा होगा तभी तो जो है लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सरकार को अपने डिसीजंस पलटने पड़ जाते हैं कभी कभी। अगर नहीं भी पलटती सरकार तो अगली बार वोट ही नहीं डालेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉल, some members of the political system seek to gain influence over the policies, rules, and decisions un- unforced by the government, दैट इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इसमें यह कहा गया है कि कुछ मेंबर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के जो गेन कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिसीज। जो पॉलिसीज हैं सरकार की उनको वो पूरा कंट्रोल करते हैं, रूल्स एंड डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, और अपना अपना जो राय है, जो अपने व्यूज हैं उसके हिसाब से पॉलिसीज बना के लोगों के ऊपर थोप देते हैं या फिर उन पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे जब भी कोई गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें मेन बंदे होते हैं, जो उन पार्टीज में मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने विचारधारा या अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा गया है। ठीक है, रॉबर्ट ए डॉल की थ्योरी में। थर्ड पॉइंट आ जाता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि कई लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, कईयों के पास नहीं है। रॉबर्ट ए डॉल इज ऑफ द व्यू पॉइंट, वो इस व्यू पॉइंट के थे, दैट इन पॉलिटिकल सिस्टम few persons have large resources by virtue of which they can exercise their influence on the government to get decisions made in their favor. On the other hand, the persons with limited resources fail to get things done as they wish. उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकली काफी ताकतवर हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, वो लोग अपनी बात मनवा लेते हैं, वो लोग अपनी बात के हिसाब से काम करवाते हैं, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनवा लेते हैं। और कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो गवर्नमेंट में जाके या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट के डिसीजंस को चेंज नहीं कर पाते। तो इसमें बताया हुआ है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे कंट्री में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग कर करके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, सरकार की नई नई पॉलिसीज ला सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई छोटा रेडी वाला है जो फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? गवर्नमेंट तो उसकी सुनेगी नहीं, समझ के बात। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा रॉबर्ट ए ढाल का मानना था। नेक्स्ट आ जाता है परस्यूट एंड रेजोल्यूशन of conflicting interests, very important. Conflict and consensus are the main aspects of political system. किसी भी political system में आप देखोगे तो conflict भी होता है और consensus भी होता है। conflict हो गया कि आपस में जो views है उसका मैच ना होना, और consensus का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेने हैं वो कंसेंसस में लेने, मतलब जो कॉमन विचारधारा है, जो कॉमन जो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं उनमें जो है विचार विचूर करके डेमोक्रेटिक तरीके से जो है कॉमन डिसीजंस लेने जो सबका भला करेंगे। द पीपल लिविंग टुगेदर नेवर हैव अ सिमिलर इंटरेस्ट। आपको पता है जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनका सिमिलर इंटरेस्ट नहीं होता, हर एक बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है, बट देयर कोलेक्टिव लिविंग और लिविंग टुगेदर नेसेसिटेट्स दैट देयर शुड बी अ नियर यूनानिमिटी
इन देयर इंटरेस्ट। बट जब वो इंसान इकट्ठे रह रहे हैं तो हर एक इंसान का अलग अलग व्यू हो सकता है, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, मगर जब सबको इकट्ठे रख के हम कोई बात या फिर कोई क्या कहते हैं विचारधारा, या फिर जब कोई सब इकट्ठे हो जाते हैं तो सब इकट्ठे होके जो हमारे जो व्यूज हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब जैसे देख लो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं चाहती कि हमारे कंट्री की तरक्की ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं चाहती कि गरीबी रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं चाहती कि अनएम्प्लॉयमेंट रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो ये तो नहीं चाहता कि भाई दंगे फसाद हो। समझ की बात? तो कोलेक्टिव लिविंग जब वो करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो यूनानिमिटी में आ जाते हैं, मतलब जो उनके इंटरेस्ट हैं वो कॉमन इंटरेस्ट काफी ज्यादा उठ के आ जाते हैं सामने। In this way, there are conflicting interests in individuals in a political system, but they are always engaged in pursuit to resolve them. तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग रहते हैं उनके अपने अपने कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं, मगर वो हमेशा उस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को या कन्फ्लिक्टिंग व्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई फ्रेंड्स आ गए, उनके पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट है, आपके पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट है। आजकल ये राइटिस्ट बहुत हैं, लेफ्टिस्ट बहुत हैं, सेंटर वाले भी बहुत हैं, अलग अलग बंदों का अलग अलग व्यू है, मगर फिर भी हम बैठ के आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक बैलेंस्ड व्यू रहे, किसी एक की फेवर में ना जाए, जिसको पार्टीजन व्यू कह देते हैं, इस टाइप का व्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्विजिशन ऑफ लेजिटिमेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ए डॉहल was of the view that leadership in political system tries to ensure that that whenever government machinery is used to take up the decisions or to resolve conflicts, the compliance of the people for such decisions are not obtained by sheer violence, punishment, or coercion, but on the ground that these decisions are morally genuine and fair. उनका ये मानना था कि क्योंकि सरकार के पास लेजिटिमेसी है, सरकार अपनी मशीनरी के थ्रू थ्रू जब भी कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेगी या कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी तो सरकार वायलेंस की हेल्प ना ले, पनिशमेंट की डर से ना करवाए, कोर्शन के डर से ना काम करवाए, बट किस ग्राउंड पे काम करे, उस ग्राउंड पे काम करे सरकार, उस ग्राउंड पे नए नए लॉज लेके आए या एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करें या कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें जो कि जेन्युइन हो और फेयर हो। मतलब मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स पे और जेन्युइनिटी के प्रिंसिपल्स पे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे और डिसीजंस ले, रेदर देन कि भाई मैं तो ये लॉ निकालूंगा और अगर कोई नहीं मानता तो उसको उठा के जेल में डाल दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट ए डॉल का मानना था। द रूलिंग ग्रुप tries to give them the shape of legitimacy because the element of legitimacy transforms power into authority। जो रूलिंग ग्रुप है उनको ट्राई करना चाहिए कि लेजिटिमेसी को इस हिसाब से यूज करें कि मतलब ऐसा ना लगे कि कोर्शन यूज कर रहे हैं, कोर्सिव पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेजिटिमेसी आने के साथ ही जो उनकी पावर है वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है ना, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। समझ की बात? ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर अथॉरिटी आपको चाहिए तो आपके पास पावर तो होनी चाहिए और लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी इक्वल टू पावर नहीं होती जब तक लेजिटिमेसी नहीं होगी। लेजिटिमेसी अगर होगी तभी आपकी जो पावर है उसको अथॉरिटी कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डॉहल, द लीडरशिप in political system usually hammers out some ideology to acquire credibility for its leadership and power and to turn it into legitimate one because rule by authorities held far better than rule by coercion। तो सिंपल वर्ड्स में उनका ये मानना था कि एक आइडियोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे आती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। वो उस आइडियोलॉजी को एक्वायर करती है कहीं से या फिर कुछ भी करती है, वो आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर फैला देती है कि भाई हमारा लीडर ऐसा है, वो ये करेगा, अगर इलेक्शन में आ गया ऐसा है जी, वैसा है जी। ठीक है, तो उस चीज को फैलाने की कोशिश की जाती है और जब वो चुन के आते हैं तो उसी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, ना कि कोर्शन के रूल के ऊपर काम करते हैं। मतलब जोर जबरदस्ती से काम नहीं करते, जिन लोगों ने उनको चूज किया है उन्हीं लोगों के व्यू पॉइंट को आगे लेके आते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आइडियोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा मतलब काम करते हैं। आइडियोलॉजी में ऑफ एनी ब्रांड दैट इज डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक, लिबरल एटसेट्रा। ये जो आइडियोलॉजीज हैं ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज भी हो सकती हैं, लिबरलिस्टिक भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की आइडियोलॉजी होगी। आइडियोलॉजी के बगैर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हो पाएगा।
समझ की बात? ऐसा रॉबर्ट ए डॉल का मानना था। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ए डॉल इज ऑफ द व्यू दैट नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। उनका ये मानना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से असरदार ना हो या उनको असर ना करे। नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन फंक्शन इन आइसोलेशन। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, अकेला रह के काम नहीं कर सकता। इट हैज टू टेक नोट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो बना के बैठ गए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी क्या, एग्रीमेंट क्या है। हम उनको दरकिनार करके या उनको इग्नोर करके अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे सिस्टम्स को असर डालता है और दूसरों से असरदार भी होता है। इस पॉइंट में ये था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनएविटेबल ऑफ चेंज, मतलब चेंज तो होएगा ही होएगा। रॉबर्ट ए डॉल बिलीव्स दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो चेंज आना है वो तो कुदरत का कानून है, वो तो आना ही आना है। सो द अकरेंस ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम इज नेचुरल। तो ये नेचुरल है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम भी टाइम टू टाइम चेंज होगा। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम एडमिट्स ऑफ चेंज, कीपिंग नोट ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। जो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज होता है और देखता है कि किस हिसाब से चेंज होना है, किस टाइम पे क्या क्या चेंज होना है, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। फेमस ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल ऑल्सो एक्सेप्ट्स द क्वालिटी ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। जो प्लेटो है और एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, वो जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो भी ये मानते थे कि टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। The supporters of democracy are of the opinion that after the establishment of democracy, no change will take place any further. But this viewpoint is not correct because the changes keep on taking place even in democratic order. कुछ जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो ये मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के बाद कुछ आ ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी आ गई तो कहानी खत्म होगी, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज नहीं आएगा। मगर आपको पता है डेमोक्रेसी में भी लगातार चेंज आता जा रहा है, डेमोक्रेसी की काम करने के तरीके में भी चेंज आ रहा है। आजकल जो मॉडर्न थिंकर्स है वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ डिक्टेटरशिप, इज लाइक अ डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटी। कि डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करो तो उसका मतलब ये होता है कि हर एक को अपना राइट दो, मगर डेमोक्रेसी का मतलब ये आजकल निकल के आ रहा है, जो मॉडर्न थिंकर्स कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो बंदे होंगे उनकी सरकार बनेगी और वो अपने हिसाब से काम करेंगे, माइनॉरिटी को नहीं देखेंगे। तो इट इज लाइक अ डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी। समझ गए बात? तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एज टोल्ड बाय रॉबर्ट ए डॉल वर not the theoretical basis of political system, nor it was essential for political system to have these characteristics, and Robert A. Dahl had accepted this. तो रॉबर्ट ए डॉल का मानना ये था कि जो अबव कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो जरूरी रहते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में ये फीचर्स हों। ठीक है। बट सो फॉर द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न्ड, दीज करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो अबव करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रैक्टिकली एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था पॉलिटिकल सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।